बेटा तो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो रूरल डेवलपमेंट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली हमें क्या समझना है, रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया में मोस्टली लोग कहाँ रहते हैं, इंडिया में मोस्टली लोग रहते हैं रूरल एरिया में, मतलब 3/4 ऑफ पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन रूरल एरिया, और वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड होते हैं। लेकिन आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत ऐसी है कि यहाँ प्रॉपरली डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो रूरल डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसमें पूरा डेवलपमेंट करना है हमें विलेज इकोनॉमी का, ना ही सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं है, सोशल डेवलपमेंट। जैसे कि बहुत सारी प्रथाएं हैं, बाल विवाह प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या प्रथा, उसके खिलाफ भी जागरूक करना है, अवेयरनेस लानी है, कैंपेन चलाना है, इसको बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट। इश्यूज क्या है, पहला है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ना ही हमें उनको सिर्फ पैसों से मजबूत करना है, हमें उन्हें एजुकेशन से भी मजबूत करना है, उन्हें नॉलेज से भी मजबूत करना है, हमें उन्हें एक अच्छा नागरिक भी बनाना है। लैंड रिफॉर्म, बेटा गांव में सबसे ज्यादा विवाद किसका होता है, जमीनों का होता है ना। वो कहता है ये हमारी जमीन है, वो ये कहता है हमारी जमीन है। नहीं, ऐसे नहीं होता। उन्होंने बोला कि हमें रूरल डेवलपमेंट में सबसे पहले लैंड रिफॉर्म लेके आने, और जिसकी जमीन है उसी को उसका मालिकाना हक मिलेगा, उसी को खेती करने का राइट मिलेगा। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, डैम। बेटा देखो रोड क्या है, आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहां पे बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है, लेकिन उस प्रोडक्टिविटी का फायदा क्या अगर आप पहुंचा नहीं पाओ उसे शहर में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। डैम होने चाहिए, ब्रिजेस होने चाहिए, रोड होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और पॉवर्टी एलिवेशन। बेटा देखो रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा तो पॉवर्टी एलिवेशन तो हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जैसा कि कहा मेजर लोग आज भी गांव में रहते हैं, और वो लोग क्या करते हैं बेटा, मेजर लोग गांव में रहते हैं और वो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, और एग्रीकल्चर क्या है हमारा, डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड सेक्टर है। फिर आ जाओ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट मींस द क्रेडिट फॉर फार्मिंग कम्युनिटीज। फार्मर रिक्वायर क्रेडिट फॉर वेरियस पर्पस लाइक परचेसिंग एग्रीकल्चर टूल। तो बेसिकली रूरल क्रेडिट होता क्या है, ये बात समझो। आज हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसके बाद सोइंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। फिर जब फसल काटने का टाइम आएगा 8 महीने बाद, उस पीरियड में हम क्या करेंगे, इंसान को अपना खर्चा भी तो चाहिए ना, तो खर्चा चलाने के लिए वो क्रेडिट लेता है, और क्रेडिट को हम बोलते हैं रूरल क्रेडिट। तो रूरल क्रेडिट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो पीरियड है ना, पीरियड बड़ा लंबा है, पीरियड जो गैप है वो बहुत लंबा गैप है, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड हमारा जो लंबा टाइम पीरियड है उसको कवर करने के लिए रूरल क्रेडिट की जरूरत होती है। तो 2 तरीके के सोर्सेस होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस का मतलब जो सबसे अनरिलायबल सोर्सेस हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहता और एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा रहता है। पहला होता है मनी लेंडर। मनी लेंडर लोग कौन होते हैं? जो ब्याज पे पैसा देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली ब्याज को बार बार वसूल करते रहते हैं जब तक गरीब आदमी बिल्कुल पूरी तरीके से पिस ना जाए। तो ये होता है मनी लेंडर का काम। क्यों ये ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि गरीब आदमी जो होता है बेसिकली वो इलिटरेट होता है, उसे बिना पढ़े उससे कागज साइन करवा लिया, और ये सारी चीजें हैं। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट, ये लोग वो होते हैं जो किसानों को लोन तो देते हैं लेकिन बोलते हैं जब आपकी खेती हो जाएगी तो आपको वो हमें ही बेचनी पड़ेगी कम रेट पे, और इंटरेस्ट हमें ज्यादा रेट पे देना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड, बड़े जमींदार, 5,000 का कर्ज चाहिए, आपकी 50,000 की जमीन रखवा ली, और अगर एक दिन भी लेट हो गए तो वो जमीन अपने नाम करवा ली। तो ये भी बहुत एक्सप्लॉइट करते थे। और रिलेटिव फ्रेंड, ये आपके ऊपर है सर, क्या वो ये आपको एक्सप्लॉइट करेंगे या नहीं, ये आपकी नॉलेज के ऊपर है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वो होते हैं जहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो। पहला होता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। ये बेटा इस तरीके की सोसाइटी होती है जहां पे सोसाइटी फॉर्म हो जाती है म्यूचुअल हेल्प के लिए। लोग यहाँ पे पैसे डालते हैं, सब लोग यहाँ पे शेयर ओनर होते हैं, और ये पैसा जरूरतमंदों को, किसानों को दिया जाता है टाइम टू टाइम ताकि वो अपनी जरूरतें पूरी कर पाए। फिर दूसरा होता है कमर्शियल बैंक। बेसिकली कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? लोगों से पैसा लेना डिपॉजिट के फॉर्म में, और उनको वो पैसा, दूसरे लोगों को वो पैसा लोन के फॉर्म में मोबिलाइज करना ताकि इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन हो और लोग काम कर पाए।
फिर रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं? बेसिकली ये गांव के क्षेत्र में एस्टेब्लिश किए जाते हैं जहां पे कमर्शियल बैंक नहीं पहुंच पाते, जैसे झांसी में है प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, एमपी में है मध्यांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बड़ौदा ग्रामीण बैंक। तो ये सारे क्यों है? क्योंकि गांव की हर ब्रांच में पहुंचना कमर्शियल बैंक के लिए पॉसिबल नहीं था, तो उसके लिए आरआरबी आया है। फिर नाबार्ड आया है। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखिएगा। और नाबार्ड बेसिकली क्या है? ये एपेक्स है रूरल क्रेडिट के लिए, ये गाइड करता है कि आपको कैसे करना है। फिर है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली क्या होते हैं? 10 लोग इकट्ठे हो गए, वहां पे पैसे सेव किए, फिर जिसको जरूरत हुई उसको कम इंटरेस्ट पे हमने लोन दे दिया। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी सेल्फ हेल्प ग्रुप के बीच अंतर क्या है? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी किसी को भी देती है लोन, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप सिर्फ अपने मेंबर्स को दे सकते हैं, बस यही छोटा सा अंतर है। अभी बेटा रूरल क्रेडिट का अप्रेजल मैं लिखना भूल गया हूं, ये आप समझ लीजिए। अभी क्या था? इनसफिशियंसी थी। क्यों? हमने पूरा एरिया हम कवर नहीं कर सकते, इंडिया बहुत वास्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो जितने लोगों तक पहुंचना चाहिए था उतने लोगों तक नहीं पहुंचा। इनएडिकेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन। सैंक्शन भी क्या था? इनएडिकेट अमाउंट का होता था, चाहिए है 2 लाख का, चाहिए 10 लाख का, मिल रहा है हमको 2 लाख का। तो ये सारी चीजें थी। बैंक किस पे फोकस करते थे? जो भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं किस पे फोकस करते थे? मार्जिनल फार्मर पे, बड़े फार्मर पे। बट ऑब्वियस सी बात है, आप भी ब्रांच मैनेजर बन जाओगे तो अगर आपको पता है एक फार्मर गरीब है, वो कह रहा हमारी खेती अच्छी होगी, आप हमें मौका दो, आप नहीं दोगे, आप बोलोगे हम तो ऐसा ग्राफ पकड़ेंगे ना जो हमें पता है हमारा लोन खराब नहीं करेगा। फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बेटा सिर्फ आपने खेती कर ली उससे नहीं होता है, उसके बाद भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, मार्केट में ले जाना पड़ता है अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और ले जाने के पहले कई बार ऐसा होता है कि वो एक जगह पे रखना पड़ता है, तो प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग, एक जगह पे असेंबल करना, कहाँ पे होगा, स्टोर करना, प्रोसेस करना, ट्रांसपोर्ट करना, भेजना, पैकेज करना, उसको छांटना, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का क्या है? कोई भी इंडिविजुअल फार्मर है जिसने सरप्लस क्रॉप ग्रो किया, उससे कलेक्ट करना और मार्केट में पहुंचाना। ट्रांसपोर्टेशन टू नियरेस्ट असेंबलिंग सेंटर, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, छांटना उसको, पूलिंग, प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग में रखना, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन टू बोथ कंज्यूमर सेंटर, सेल टू अल्टीमेट कंज्यूमर, ये सारी फैसिलिटी। नीड ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया टू गिव अ बेटर प्राइस ऑफ प्रोड्यूस टू द फार्मर, टू लिंक द फार्मर डायरेक्टली टू द कंज्यूमर बाय अवॉइडिंग इंटरमीडियरी। बेटा ट्रेडर, कमीशन एजेंट, ये क्या होते हैं? इंटरमीडियरी, और ये फार्मर्स को क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट, कम रेट पे। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का बेसिक एम था इन लोगों को बीच से रास्ते से हटाना ताकि लोगों का एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो। मेजर टेकिंग बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। गवर्नमेंट ने मार्केट को रेगुलेट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेसिक काम किया, तो जैसे रोड, रेलवे, गोडाउन्स, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ये बहुत जरूरी था। मटर है, कई लोगों को गर्मियों में भी मटर खाने की आदत होती है, तो वो कहाँ स्टोर होती हैं? कोल्ड स्टोरेज में। तो ये इस बहुत काम आई है सारी चीजें। गवर्नमेंट स्टेब्लिश कोऑपरेटिव टू रियलाइज फेयर प्राइजेस। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई ताकि लोगों को अवेयर किया जाए उनके राइट्स के बारे में। गवर्नमेंट एमएसपी लेके आई, इससे नीचे आप फार्मर से नहीं खरीद सकते, अगर खरीदोगे, आपने उसे फोर्स किया खरीदने के लिए, तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। प्रॉब्लम क्या थी? फिर भी प्राइवेट ट्रेडर्स तो थे ही। इम्प्रॉपर वेयर हाउसेस की प्रॉपर रख रखाव नहीं होता था, गेहूं रखा है उसमें पानी से सड़ रहा वो। लैक ऑफ ग्रेडिंग स्टैंडर्डाइजेशन होती तो थी, लेकिन जिस लेवल पे होनी चाहिए, जिस लेवल पे विदेशों में होती है, उस लेवल पे नहीं हो रही। इनएडिकेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सारी कनेक्टिविटी अभी भी नहीं है, बहुत सारे रूरल एरिया हैं जो कनेक्टेड नहीं है बड़े शहरों से। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज, माल प्रैक्टिसेस, अनरेगुलेटेड मार्केट, जो मार्केट रेगुलेटेड नहीं है, सरकार के कंट्रोल में नहीं है, उसमें आज भी माल प्रैक्टिसेस हो रही है। क्रेडिट फैसिलिटी पूरी मिल नहीं रही है। तो मार्केटिंग सिस्टम कैसे था? 2 तरीके से था, ग्रुप मार्केटिंग और कोऑपरेटिव मार्केटिंग। ग्रुप मार्केटिंग में जब लोग इकट्ठे होते थे और एक दूसरे के बारे में सोचते थे, कलेक्टिव बार्गेनिंग करते थे, ग्रुप बना लिया और उन्होंने कहा नहीं, इससे कम इसका प्राइस नहीं होना चाहिए, तो ये होता था ग्रुप मार्केटिंग। और कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होता था? बेसिकली एक सोसाइटी के फॉर्म में एक संस्था बना दी गई और वो अब आपके अधिकारों की रक्षा करेगी। और डायरेक्ट मार्केटिंग क्या था? मार्केट फार्मर सीधे जाएंगे और कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, ये था डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग बेसिकली सबसे अच्छा स्टेप था फार्मरों के विकास के लिए। ये पंजाब में हुआ,
आंध्र प्रदेश में हुआ, तो तमिलनाडु में हुआ, कर्नाटक में हुआ, लेकिन अभी भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पे इन स्टेप्स की जरूरत है जो कि नहीं हो पा रहे हैं। फिर अगला जो है वो डाइवर्सिफिकेशन है एग्रीकल्चर एक्टिविटी का। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब पहला हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग से हम कमर्शियल फार्मिंग की तरफ चले, मतलब कमर्शियलाइजेशन ऑफ कैश क्रॉप की तरफ चले। मतलब हमारा सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हम फार्मिंग, हम उसको बेचने के लिए भी कर रहे हैं फार्मिंग। तो इससे क्या होता था, अगर मॉनसून फेल हो गया तो आपके पास जो भी सरप्लस इनकम है उससे आप अपना गुजारा कर सकते हो। कमर्शियलाइजेशन भी होगा फार्मिंग का, और मार्केट रिस्क भी कम होता है अगर आप कमर्शियलाइजेशन करोगे। कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या है, अपने क्रॉप्स को मार्केट में बेचना। तो प्राइस फ्लक्चुएशन मार्केट के हिसाब से ही होगा ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी इंप्लाई शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू नॉन फार्मिंग एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, ये डेयरी वाली, जैसे गाय भैंस वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल हस्बेंड्री। इससे क्या होता था, जो लोग 8 महीने जिनके पास काम नहीं होता करने को, वो लोग यहाँ अपना माइंड डाइवर्ट करते थे। फिशरीज, मछली, मतलब वो कहते हैं ना फिशरमैन जो लेके आते हैं, तो फिशरीज। हॉर्टिकल्चर, जो वेजिटेबल वगैरह के स्पीसीज उनको ग्रो करना, उनके बारे में अवेयर करना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एवरी विलेज अ नॉलेज सेंटर, इसका बेसिकली काम क्या था, लोगों को अवेयर करना, मौसम के बारे में लोगों को अवेयर करना कि क्या कहते हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, प्राइसेस, वेदर, ये सब होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि आपको कैसे डील करना है आगे सिचुएशन से। नीड ऑफ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या था, पहला नीड था हमारा बेसिकली देयर इज अ ग्रेटर रिस्क। सिर्फ अगर आप एग्रीकल्चर पे डिपेंड करोगे तो बहुत रिस्क है, आपकी फसल चौपट हो गई तो क्या करोगे, डेयरी है आपके पास, हॉर्टिकल्चर है आपके पास, फिशरीज है आपके पास, तो अल्टरनेटिव है ना, टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल एंड लाइवली ऑप्शन टू रूरल पीपल। एग्रीकल्चर इज सीजनल इन नेचर टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल थ्रू आउट द ईयर। एग्रीकल्चर क्या है, सीजनल है, लेकिन आप एनिमल हस्बेंड्री क्या है, डेयरी फैसिलिटी क्या है, ये तो थ्रू आउट ही, सबको दूध चाहिए, सबको दही चाहिए, सबको बटर चाहिए, सबको घी चाहिए। बात आ रही समझ में। टू ओवरकम पॉवर्टी एंड अदर ट्रिबुलेशन बाय प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसलिए एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन जरूरी था, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत रिस्की है, ये सीजनल इन नेचर है। और इसके सब ऑफ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, ऑपरेशन फ्लड, फिशरीज, जो अमूल वाला था ऑपरेशन फ्लड, इसको अपनी बुक से जरूर रेफर करिएगा। फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, और यही सारी चीजें। तो बेटा मैं छोटे छोटे वीडियो भी अपलोड करता रहूंगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये वीडियो रिविजनरी वीडियो है, इसमें लिए सारे टॉपिक शायद कवर नहीं होंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी रह गया, एक बार देखिएगा, कहीं दिक्कत आए तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा। और हमें कंटिन्यूअस अब अपने जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यूअस रिपीट करके देखते रहना है, तभी हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।